नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट 1 पीडियाट्रिक कंप्लीट हो चुकी है आपके, साइकेट्रिक चल रही थी। साइकेट्रिक में यूनिट 1 अपनी हो चुकी है और अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। साइकेट्रिक फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर की। तो ये यूनिट भी आपके वही अपना स्ट्रेटेजी रहती है, वैसे ही रहेगी। कंप्लीट वन शॉट इन वन वीडियो, पूरी यूनिट है वन शॉट में रहेगी। अब पहले हम इसकी नाम देखें यूनिट का नाम है प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब सुनो, हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं पहले तो ये आपका पूरा आईएनसी बेस्ड सिलेबस है, जिसमें जिसमें आपको दे रखा है फर्स्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, रिव्यू ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, इटियोलॉजी दे रखी है आपको, ये साइकोपैथोलॉजी दे रखी है, मेंटल डिसऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये कुछ दे रखा है आपको कंप्लीट पॉइंट, जो हम पूरा डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन आपको सिलेबस में दे रखी है ये, लेकिन हमने यही डेफिनेशन यूनिट नंबर 1 में भी हमने बात कर ली थी। तो चूंकि यहाँ पर सिलेबस दे रखा है तो हम वापस से बात कर लेते हैं इसकी। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर, कि साइकेट्रिक नर्सिंग इज एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग। ये एक नर्सिंग की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जो कि फोकस करती है किस किस पर, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को प्रिवेंशन करने के लिए, मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट करने के लिए, और रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ये हमने पहले बात कर ली थी, इसको पूरे हमने डेफिनेशन समझ ली थी, कौन सी प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है और कौन सा प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, वो हमने पहले बात कर ली थी। तो आज नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेबस में आता है वो है टर्मिनोलॉजी। डेफिनेशन देख ली, फिर आता है टर्मिनोलॉजी यूज्ड। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि साइकेट्रिक में या साइकेट्रिक नर्सिंग है या मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूज ली जाती है। तो देखिए, ऐसे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएगी टर्म, हम उसको वहाँ पर डील करते जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई इसका वैसे आपको पता है, जैसे मूड है, मूड का मतलब आपको पता है कि मूड ऑफ है आज, तो चलो डीपी हटा देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको क्या है कि पता तो है, लेकिन उसको लिखने में आपको प्रॉब्लम है। मतलब कि अब सपोज आपसे एक डेफिनेशन पूछ ले, मूड क्या होता है, मूड की डेफिनेशन दो, तो वो आपको डेफिनेशन लिखने में नहीं आएगी। तो वही बात है, आपको आता तो है लेकिन ऑथेंटिक नहीं आता। मतलब आपको सही पता है लेकिन आपको अब उसको लिखे कैसे, वो दिक्कत है। तो देखो, फर्स्ट आता है मूड। मूड आता है, मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम। तो मूड है, मूड के बारे में हम देखें तो पेशेंट्स इंटरनल इमोशनल स्टेट। मूड क्या होता है, पेशेंट की इंटरनल इमोशनल स्टेट होती है। अगर इंटरनल इमोशनल स्टेट अगर वो हैप्पी है तो मूड अच्छा है उसका, ठीक है, और सैड है तो मूड ऑफ है, ठीक है सर। सेकेंड टर्म आती है अफेक्ट। क्या आती है, अफेक्ट, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। देखो, ये तो क्या है, इंटरनल थे और ये क्या है, एक्सटर्नल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है सर, ये तो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस है इमोशंस के, और इंटरनल इमोशंस के एक्सप्रेशंस है, इंटरनल इमोशंस है, ठीक है। फिर आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, फाल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। मतलब अब ये हम हेलुसिनेशन पूरा हम जैसे आगे जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में उसमें देखेंगे, लेकिन आपको पहले हम बता देते हैं कि हेलुसिनेशन होता क्या है। हेलुसिनेशन का मतलब है, जैसे कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरा फोन बज रहा है, लेकिन वो आपका फोन आता ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है, लेकिन कोई पुकारता नहीं है। मतलब आपके पास क्या है, स्टिमुलस नहीं है। विदाउट स्टिमुलस आपको फास्ट परसेप्शंस हो रहे हैं। मतलब कि आप फोन नहीं आ रहा है, आपका फोन नहीं बज रहा है, रिंगिंग नहीं हो रहा है फोन, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि रिंगिंग आ रही है, ये फोन आ रहा है या फिर वाइब्रेट हो रहा है, तो वो क्या है, हेलुसिनेशन है। इल्यूजन जैसे आपने मूवी वगैरह देखी होगी, पुरानी मूवीज वगैरह, उसमें देखा था कि रस्सी को कोई भी आदमी है, वो रस्सी को क्या है, सांप समझने लग जाता है। रस्सी को स्नेक्स स्नेक समझने लग जाता है, सांप समझने लग जाता है। तो वो क्या है, इल्यूजन से। जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, इल्यूजन करते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए रियल स्टिमुलस। कोई भी रियल स्टिमुलस है, जैसे रियल क्या है, रियल है सर रस्सी, क्या है, रियल रस्सी है, लेकिन उसका क्या कर दिया, मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। मतलब कि उसको सांप बना दिया, मतलब कि सांप की तरह वो दिख रहा है। जादूगर यही तो काम करते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, हेलुसिनेशन में तो वही फोन को वाला, उसमें जादूगर वाला हो गया, ठीक है। डिल्यूजन्स क्या होते हैं, डिल्यूजन में मतलब होता है फिक्स्ड फाल्स बिलीफ। क्या होता है, फिक्स्ड फाल्स बिलीफ।
ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी हम आगे पूरी डीपली पढ़ेंगे पूरा, लेकिन फिर भी डिल्यूजन का मतलब हम अगर हम एग्जांपल से समझे, डिल्यूजन का मतलब हो गया फिक्स्ड फाल्स बिलीफ, एफ 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 बी, ठीक है, फिक्स्ड फाल्स बिलीफ। लेकिन अगर हम इसका एग्जांपल समझे तो जैसे कोई पेशेंट है वो आपसे बोलेगा कि सर ये दोनों है मेरे बारे में बात करते हैं, मुझे तो मेरे जो खास वो है मेरे दुश्मन है उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा फिक्स कर दिया है कि मेरी सारी आवाज़ें उनको पता चल जाती है, मैं जो भी सोचता हूँ वो उनको पता चल जाता है। ठीक है, कोई कोई पेशेंट आता है वो बोलता है कि मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करने की सोचता हूँ वो पहले से उनको पता चल जाता है, उन्होंने मेरे अंदर कोई चिप वगैरह है वो सेट कर रखी है। ऐसा अगर कोई पेशेंट बोले तो वो क्या है, डिल्यूजन है। बाकी हम आगे पूरा डीपली देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंसाइट। क्या आता है इंसाइट? अवेयरनेस ऑफ वंस इलनेस, कोई भी डिजीज है उसके बारे में अवेयरनेस होना। जजमेंट, जजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जज करना। एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीजन, एक ऐसी एबिलिटी जो कि मेक करेक्ट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन के लिए। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, क्या है, रिपीटेड अनवांटेड थॉट। क्या समझे? बिल्कुल, जैसे बार बार हाथ धो रहे हैं, अनवांटेड है। बार बार लॉक चेक करने जा रहे हो आप, लॉक लगा हुआ है लेकिन फिर भी बार बार जाके आप उसको चेक कर रहे हो। ठीक है। फिर आता है कंपल्सन, कंपल्सन मतलब कि रिपीटेड एक्ट रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है, रिपीटेड एक्ट रिड्यूस एंजाइटी। इसमें भी वही है कि जैसे 10 बार हाथ धोए हमने, लेकिन फिर जाके पता चला कि ठीक है अब कुछ नहीं है। एक बार हाथ धोया हमने तो लगा यार अभी तक तो गंदगी है, ठीक है, लेकिन हमने जब फिक्स कर लिया कि 10 बार धो लिया हमने हाथ, तब हमें लगा कि अब हमारे हाथ साफ हो चुके हैं, हमारी एंजाइटी है वो रिड्यूस हो चुकी है। रिपीटेड एक्ट, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। और बाकी हम एक्स्ट्रा देखेंगे आगे। फोबिया का मतलब आप सबको पता है, डर होता है। क्या होता है, फियर होता है। अब फोबिया भी बहुत टाइप के होते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे हम। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब रैपिड शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स। जैसे कि सर मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, अब ये थोड़ा सा उसने खुद के बारे में बताया, फिर वो तुरंत से क्या हो गया, किसी दूसरी बात पर शिफ्ट हो गया कि सर मुझे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, लेकिन फुटबॉल में जो रोनाल्डो है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्या हुआ, पूरा शिफ्ट हो गया। सर लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा क्या होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, चलो पैसे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे खाना अच्छा लगता है। तो वो क्या हुआ, एक बात से दूसरी बात पर तुरंत क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये होता है इसका मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे, बढ़िया सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी आपकी सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है। इकोलेलिया, क्या है, टर्म आती है इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है रिपीटिंग अदर्स वर्ड। जैसे कि हमने पेशेंट से बोला कि ये दवाई ले ले, तो वो भी यही बोलेगा ये दवाई ले ले। ठीक है, हमने बोला तेरा नाम क्या है, पेशेंट बोलेगा तेरा नाम क्या है। मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेड वर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है केटाटोनिया। केटाटोनिया एबनॉर्मल मोटार बिहेवियर। फिर आता है डिलीरियम। डिलीरियम मतलब कि एक्यूट कंफ्यूजन विथ डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस। लास्ट आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या है, मेमोरी लॉस। ये सबको पता है, मेंटल हेल्थ से पहले भी हमने डिमेंशिया का मतलब देखा था, किसमें, एमएसएन में देखा था, मेंटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में देखा था। मेमोरी लॉस हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये आपको देखने को मिलता है, डिमेंशिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, टर्म देख ली हमने। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब सुनो, मेंटल डिसऑर्डर है, इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में आपने देखा होगा सिलेबस, ये देखो सिलेबस, इसमें आपको दे रखा है सिलेबस में ICD-11, DSM-5 एंड एक सेकेंड, जेरो साइकेट्रिक मैनुअल क्लासिफिकेशन, ये आपको दे रखा है। अब इसका क्या रोल है अभी देखते हैं हम। तो इसमें तीनों के बारे में हम देखेंगे, और मेंटल डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। वो ही आपका इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको क्या है आगे पढ़ना है पूरी यूनिट में, इस यूनिट में नहीं, आगे वाली यूनिट में जो आने वाली है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हेल्प डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च। क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है किसमें, कोई भी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, हमें ट्रीटमेंट के पहले प्लानिंग करने के लिए, और कम्युनिकेशन एंड रिसर्च करने के लिए। जो जो भी हमें मतलब कि चाहिए किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसमें हेल्प करता है। ठीक है। अब इसके जो आपको भी दे रखा था ICD-10, ICD-11, पहले 10 चलता था, लेकिन अब नेक्स्ट एडिशन आया 2000, आई थिंक ये आपके
2017 के समथिंग शायद ये चेंज हो गया था, ICD-11 हो गया था। ठीक है, आपको याद नहीं रखना, लेकिन पहले ICD-10 चलता था, लेकिन अब ICD-11 हो गया। DSM-5 हो गया और ये जियो साइकेट्रिक मैनुअल हो गया। इन सब के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं ICD-11 के बारे में। तो ICD-11 क्या है? WHO को अकॉर्डिंग है। ICD-11 क्या है? WHO के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन से हुआ क्या? WHO है, WHO ने क्लासिफिकेशन किया। उसने क्या किया? WHO ने ए से लेकर जेड तक, A to Z, ए से लेकर जेड तक चैप्टर बना दिए। क्या बना दिए? चैप्टर बना दिए। WHO ने ए से लेकर जेड तक चैप्टर बना दिए। जैसे ए चैप्टर हो गया, ठीक है, बी चैप्टर हो गया, सी चैप्टर हो गया। तो सभी में उस WHO ने अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग ट्रीटमेंट या अलग अलग इलनेस से रिलेटेड चैप्टर बना दिए। अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें अपन, तो मेंटल हेल्थ का कौन सा चैप्टर है? तो WHO ने ए से लेकर जेड तक जो चैप्टर बनाए हैं, इसके अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का या मेंटल इलनेस को एफ चैप्टर में रखा गया है। चैप्टर एफ में, एफ चैप्टर में रखा गया है। अब इस चैप्टर में कितनी सब चैप्टर है, फिर कितने भागों में डिवाइडेड है, कितनी क्लासेस में? तो ये है सर F0 से लेकर F00 से लेकर F99 तक। ठीक है, ये आप बस याद रखें कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग को MSN को मेंटल हेल्थ नर्सिंग को MHN को एफ चैप्टर में रखा गया है। WHO के अकॉर्डिंग ICD-11 में ए से लेकर जेड तक चैप्टर बनाए गए थे। उसमें से एफ चैप्टर के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग को रखा गया है, मेंटल इलनेस को, और इसमें टोटल F00 से लेकर F99 तक चैप्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी देख लेते हैं, चलो एक बार। ICD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज गिवन बाय WHO, यूज्ड वर्ल्ड वाइड। जो ये क्लासिफिकेशन है इसको वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। क्लासिफाई ऑल डिजीज इंक्लूड मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो हमने बात ही कर ली कि ए से लेकर जेड चैप्टर बनाए गए हैं, एफ चैप्टर को मेंटल हेल्थ नर्सिंग में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है DSM-5। क्या आता है? DSM-5। अब पहले चलता था DSM-4, लेकिन अब जैसे ही एडिशन चेंज हुआ है DSM-5 में आ गया है। DSM का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। नंबर 5, ये क्या है? गिवन बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मोस्टली यूज इन साइकेट्रिक। जैसे ICD वाला किसने किया? WHO ने किया था। वैसे ही DSM वाला किसने किया है? वो किया है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA ने किया है। ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर आता है जेरियो साइकेट्रिक मैनुअल। अब इसमें क्या है? जेरियो साइकेट्रिक में क्या है कि जो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ओल्ड एज है, एल्डरली है, उनके क्लासिफिकेशन किए गए इसमें। डील्स विद मेंटल डिसऑर्डर इन एल्डरली, जो भी एल्डरली है उनके मेंटल डिसऑर्डर के इसमें डील किए जाते हैं, मतलब कि स्टडी करी जाती है। इंक्लूड कौन कौन से? जैसे डिमेंशिया हो गया, हमने देखा भी डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, डिप्रेशन हो गया, डिलेरियम हो गया इन ओल्ड एज। मतलब कि जेरियो साइकेट्रिक में जो भी ओल्ड एज है उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं मेन जो आपको इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको केवल सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी क्लास में मिलेगा। आप चाहे इसको गूगल पे चेक कर लेना, नहीं मिलेगा आपको ये। इसमें क्या है देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अगर मिलेगा वो तो थोड़ा सिमिलर मिलेगा, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग टाइप मिलेगा। सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, इसको हमने क्लासिफाई किया दो टाइप में। कौन कौन से? एक तो साइकोसिस में, एक न्यूरोसिस में। कौन कौन से में? एक तो साइकोसिस में, एक न्यूरोसिस में किया। अब जो साइकोसिस वाला है, साइकोसिस क्या है? थोड़ा खतरनाक टाइप है। मतलब खतरनाक कैसे? मतलब कि साइकोसिस को पता नहीं है कि भाई मैं बीमार हूँ, जबकि न्यूरोसिस है उसको पता है कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ। कैसे? जैसे अब जैसे आप हो, आपको पता है कि यार एंजाइटी है, तो मुझे एंजाइटी हो रही है, तो वो खुद को पता रहता है। न्यूरोसिस वाले पेशेंट है, उसको खुद को पता रहता है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। भाई इसमें क्या है, जो न्यूरोसिस है इसमें हॉस्पिटलाइज की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद भी ठीक हो सकते हैं, घर पे ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती। लेकिन साइकोसिस वाले पेशेंट है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो न्यूरोसिस है
उनको खुद के बारे में पता रहता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है। जैसे अब मुझे है तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे एंजाइटी है, इससे एंजाइटी है, मुझे फोबिया है, इस चीज़ से मुझे डर लगता है, ठीक है। ओसीडी है। अब दोनों में क्या किया हमने, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस में कौन कौन से आते हैं, साइकोसिस में भी दो टाइप कर दिए, एक तो ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है। फंक्शनल साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस। अब ये आपको फ्लो चार्ट याद रखना है, ये इसी से रिलेटेड हम आगे डिजीज है और जो यूनिट है, अब आपको क्या है, एक यूनिट आएगी सिजोफ्रेनिया, कंप्लीट सिजोफ्रेनिया के बारे में बताना है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर के बारे में बताएगा। तो इसलिए आपको क्या है, ये फ्लो चार्ट याद रखना है, इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है वो याद रखना है आपको। भाई सिजोफ्रेनिया है वो फंक्शनल साइकोसिस की डिजीज है या डिसऑर्डर है। अब सुनो, ऑर्गेनिक साइकोसिस में तो डिलेरियम आ गया, डिमेंशिया आ गया, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। और माइंड से रिलेटेड कौन सी है, फंक्शनल साइकोसिस, जिसमें आता है सीजोफ्रेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है सीजोफ्रेनिया, किसकी, मेंटल टेंशन की। मूड डिसऑर्डर में आ गया, जैसे मेनिया आ गया, डिप्रेशन आ गया, ओके। न्यूरोसिस में, न्यूरोसिस को कैसे याद रखोगे आप, न्यूरोसिस को आप ऐसे याद रखो, पोहा, POHA, पोहा, ठीक है। पी से क्या गया, फोबिया, ओ से क्या गया, ओसीडी, एस से क्या गया, हिस्टेरिया, एंड ए से आ गया एंजाइटी। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, पोहा, ठीक है। बाकी ये आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड हम आगे जो यूनिट चल रही है, आगे आएगी यूनिट, उसमें पढ़ेंगे पूरा इनको एक एक को डीपली, ठीक है। यूनिट आ जाएगी न्यूरोसिस के बारे में, न्यूरोसिस क्या होता है, मैनेजमेंट वगैरह। तो इसमें पूरी हम जो भी न्यूरोसिस के डिसऑर्डर है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कहाँ पे आ चुके हैं सर हम आ चुके हैं यहाँ पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिव्यू, क्या लिख रखा है, रिव्यू। ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ ली है, वैसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी जैसे अपन बोलते हैं यार इसकी, ये लड़का है इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत बेकार है। क्या पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है, बोलते हैं ना पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक ऐसा उसमें गुण पाया जाता है जो उसको सबसे अलग बनाता है, उस इंडिविजुअल को सबसे अलग बनाता है, सबसे यूनिक बनाने वाला जो गुण पाया जाता है वो क्या होता है, पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी इज द टोटल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, क्या क्या, टोटल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स दैट मेक पर्सन यूनिक। किसी भी व्यक्ति में या किसी भी पर्सन में पाए जाने वाले बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स जो कि उस पर्सन को क्या बनाए, यूनिक बनाए, सबसे अलग बनाए, सबसे हटके बनाए, वो होता है पर्सनैलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग हम पर्सनैलिटी को सेट करते हैं, मेजर करते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, किसकी नहीं होगी, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या गया, तो बायोलॉजी का जहां भी नाम आया सीधा आपको क्या लिखना है, जेनेटिक्स, ब्रेन्स हो गया, ब्रेन हो गया, और हॉर्मोन्स हो गए, ये क्या है कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी, जैसे कि बिल्कुल जेनेटिक्स का कोई रोल ही नहीं है, मतलब कि इसको कोई समझाने का कोई रोल नहीं है, जेनेटिक्स आप सबको पता है। हेरिडिटी, ब्रेन है तो अगर किसी का ब्रेन क्या होगा, अफेक्टेड रहेगा, ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बिल्कुल बिगड़ जाएगी। हॉर्मोन से, तो हॉर्मोन भी सेम कंडीशन रहता है इसमें भी। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि इमोशंस हो गए एंड मोटिवेशंस हो गया। अगर कोई लड़का है या लड़की है, मोटिवेट है, क्या है, मोटिवेट है, तो वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा, ठीक है, और अपना काम वो सही तरीके से करेगा, और जब वो अपना काम सही तरीके से करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, नो डाउट। सोशल फैक्टर्स में जैसे फैमिली आ गया, स्कूल आ गया, कल्चर आ गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर में होम्स एंड एजुकेशन आ गए, होम एंड एजुकेशन आ गया, तो ये भी क्या है, इनके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर अच्छा होम है, अच्छा एजुकेशन है उसमें, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ठीक है, अगर नहीं है सही तो सही नहीं होगी। फैमिली हो गया, स्कूल, कल्चर, तो ये सभी क्या है, इनमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। आगे आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, डिफेंस का मतलब सबको पता है बचना, और मैकेनिज्म मतलब कि तरीका, एक तरीके से तो बचने का तरीका। जैसे कि अगर ईगो का नाम सुना है आपने, ईगो का, किसका, ईगो का, बिल्कुल सर सुना है। तो उस ईगो को बचाने के लिए, उस ईगो को बचाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे बहाने ढूंढे, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है, डेफिनेशन देखो, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मेथड यूज बाय ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस।
कि हमारे ईगो के द्वारा बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम कर सके हम। वो क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फॉर द एग्जाम्पल, कहावत सुनी होगी आपने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब वो नाचना ही नहीं जानता तो वो क्या है, बहाना ढूंढ रहा है कि यार ये आंगन है वो टेढ़ा है, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वही बात आती है इसमें कि अपनी स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने के लिए किस पर, मतलब कि बहाना देना कि यार मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। जैसे अपन देखते हैं ना कि यार मेरा तो बढ़िया था लेकिन पेपर ही खराब आया है, मैं क्या करूँ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, जबकि उसको खुद को उसकी असलियत पता है। ठीक है, फिर भी वो क्या है कि बहाने ढूंढना, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो फर्स्ट आती है डिनाइल। कौन सी आती है? डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या होता है कि रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देना। फॉर द एग्जाम्पल, पेशेंट डिनाइल सीरियस इलनेस, मतलब पेशेंट को पता है कि बीमारी है लेकिन वो फिर भी मना कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बीमार हो ही नहीं सकता, मैं बीमार क्यों होऊंगा, मैं तो देखो फिट हूँ बिल्कुल। लेकिन उसको पता है बीमार है वो, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने के लिए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। सेकंड आता है रिप्रेशंस, पुशिंग पेनफुल थॉट्स आउट ऑफ द माइंड, कि जो भी उसको क्या है थॉट्स है वो पेनफुल, पेन दे रहे हो, उसको क्या करना, वो थॉट्स को आउट ऑफ द माइंड, माइंड से बाहर निकाल देना। एग्जाम्पल समझे? बिल्कुल सर। जैसे कि उसके बचपन में कोई घटना घटित हो गई, सपोज चाइल्डहुड में, आपके चाइल्डहुड में आपके बचपन में कोई घटना हो चुकी है, दुर्घटना वगैरह, और वो आपको क्या है बहुत दर्द देती है। या फिर सोच समझ सकते हैं कि यार किसी को किसी ने धोखा दे दिया है, और वो क्या है, उसको दर्द होता है उस बात को जब भी वो सुनता है, तो उस बात को वो अपने दिमाग से बाहर निकाल देगा। ये होता है रिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। क्या आता है? प्रोजेक्शन, ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स को दूसरों पर ब्लेम करना। अब ये तो आपको पता ही है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, चलो समझा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कमेंट करके इसे समझाया नहीं। प्रोजेक्शन में जैसे कि ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन फीलिंग्स, जैसे कि सब झूठ बोल रहे हैं मेरे अलावा, मैं ही हूँ जो सच बोल रहा हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं, ये होता है प्रोजेक्शन का। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, मतलब कि गिविंग फॉल्स जस्टिफिकेशन। अब ये आ गया आपसे रिलेटेड, अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल कि यार मेरा तो अच्छा था लेकिन पेपर टफ आया है, मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपको पता है आप पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या है कि पेपर टफ था यार, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट आता है रिग्रेशंस। रिग्रेशन मतलब कि बिहेव लाइक ए चाइल्ड, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, जिद्दी करना। ठीक है, रिग्रेशन आ गया। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफरिंग इमोशंस टू अदर टू सफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबलिमिनेशन। सबलिमिनेशन मतलब कि कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल अर्ग्स इनटू गुड एक्शंस, बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है ये। अभी आपको सब समझा देंगे, पहले देख लो। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्टिंग अपोजिट टू फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स है उसको अपोजिट एक्ट करना आपको। सप्रेशन, कॉन्शियसली कंट्रोलिंग थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, किसके थ्रू? कॉन्शियसली, आपको पता है फिर आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, अब बताओ कौन सा समझाना है आपको। ये तो हो चुके थे आपके चार, पांचवा आपको बता दिया। ठीक है, ये तो बता दिया आपको। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि सब्लिमेशन से हम समझ सकते हैं, एग्जांपल सोचने दो। ठीक है, हाँ, कि एक सौ, हाँ, कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेड, सॉरी, अनएक्सेप्टेबल अर्ग इनटू गुड एक्शंस। जैसे सपोज आपको किसी भी बात पर गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव हो आप, गुस्सा आ रहा है आपको किसी भी बात पर कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो है ना, तो फिर आप क्या करो, आपको मारने की इच्छा हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग वाला स्पोर्ट्स आपने सुना होगा बॉक्सिंग का, तो आप बॉक्सिंग कर रहे हो आप, तो वो क्या है? गुड एक्शन हो गया। गुड एक्शन क्या हो गया? बॉक्सिंग का। कैसे भाई? हम तो खेल रहे हैं, हमारा तो काम है भी ये तो आप उसका जो वो वहां पर आपको गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, उस बात पर, लेकिन उसको आपने क्या है गुड एक्शन में काम में ले लिया, अपने स्पोर्ट्स में काम में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। क्या आता है? अब कौन सी इटियोलॉजी है सर? इटियोलॉजी ऑफ बायो साइको एंड सोशल फैक्टर्स। अब इटियोलॉजी का मतलब तो आपको पता ही है सर, क्या होता है इटियोलॉजी का मतलब? कॉज ऑफ डिजीज, बिल्कुल, कॉज ऑफ डिजीज। अब कॉज ऑफ डिजीज, यहाँ पे मेंटल हेल्थ से बात चल रही है, तो मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन सी इटियोलॉजी हो सकती है? तो इसमें फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो आपको सिलेबस में दे रखा है, भी बताया था आपको, बायो साइको साइको सोशल।
तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि ये ईटियोलॉजी के रूप में माने जाते हैं? फर्स्ट आता है जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्या आता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस आता है। जेनेटिक अगर है तो मतलब कि कौन कौन सा व्यक्ति है, कौन कौन से इंडिविजुअल है वो कि क्या हो सकते हैं, मेंटली सफर्ड हो सकते हैं, मेंटली इलनेस हो सकते हैं। उसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर्स काम में आएगा, एक ब्रेन इंजरी काम में आएगा। अगर ब्रेन की क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, ब्रेन ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन में चोट लग जाए, तो ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाएगा और मेंटल हो जाएगा, वो मेंटल इलनेस हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से काम ना करें, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन हो गया, ठीक, गाबा हो गया, अब ये क्या है, डोपामाइन हो गया। तो अगर ये नॉर्मल है जब तो सब सही से चल रहा है, लेकिन अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर या तो इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया तो फिर मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेरोटोनिन का, सिजोफ्रेनिया होता है उससे, देखेंगे अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें स्ट्रेस आ गया, ट्रॉमा आ गया, चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, लो सेल्फ स्टीम आ गया, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर स्ट्रेस है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन है, तो आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है मेंटली। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स अगर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, यही फैक्टर समझाए थे कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो मेंटली इल हो सकता है, ठीक है। पुअर्टी हो गया, स्ट्रेस लेकर डिप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, सब्सटेंस एब्यूज, एल्कोहल वगैरह यूज लेगा। सोशल आइसोलेशन हो गया, अगर सबसे अलग हो, ठीक है, सबसे अलग में अगर वो बैठा है, उसको उसके साथ कोई नहीं है, आइसोलेशन हो गया, वो अलोन, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि डिप्रेशन के कारण धीरे धीरे वो क्या है, सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या आती है? साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब इसमें क्या क्या है, इसमें वही आपका रिव्यू है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एंड एबनॉर्मल न्यूरो ट्रांसमिशन। तो ये सब आपने एनाफिजियम पढ़ रखा है, ज़्यादा देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस। किसी भी मेंटल इलनेस की साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, साइकोपैथोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, पैथोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ, बिल्कुल, डिजीजेस, और साइको मतलब कि मेंटल। तो साइको का मतलब क्या हो गया, मेंटल। पैथोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, वही पूरी डिजीज के बारे में स्टडी करना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेंटल इलनेस के बारे में साइंटिफिक स्टडी है, वो कहलाती है साइकोपैथोलॉजी। किसी भी चीज़ के अगर हम टुकड़े कर करके देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब साइकोपैथोलॉजी है वो किस किस में हेल्प करती है, तो साइकोपैथोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड कोज ऑफ मेंटल इलनेस, कि जो मेंटल इलनेस हुआ है उसका कारण क्या है सर, हुआ क्यों है वो, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड फीलिंग्स एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट क्या करे इसका, इनमें वो क्या करती है, हेल्प करती है। क्या करती है, हेल्प कौन, साइकोपैथोलॉजी। डॉक्टर्स स्टडी दीज थिंग बिफोर डायग्नोसिस। कोई भी डिसऑर्डर है उसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले इसकी स्टडी करता है कौन, डॉक्टर। कैसे करता है, बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन से, असेसमेंट से, ठीक है। अब ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ब्रेन के जैसे फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब होता है, ऐसे लोब होते हैं ब्रेन में। अगर आप अब थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे आपने लोब सुन लिया नाम, तो आप तुरंत एनाटोमी में पहुंच चुके हो आप। फ्रंटल लोब है वो थिंकिंग और जजमेंट के काम में आता है। टेम्पोरल लोब है वो मेमोरी एंड इमोशंस के काम में आता है, ठीक है। मतलब कि इसके फंक्शन होते हैं, फ्रंटल लोब के थिंकिंग और जजमेंट फंक्शन होता है, टेम्पोरल लोब का मेमोरी एंड इमोशंस फंक्शन होता है। लिम्बिक सिस्टम है इसके क्या क्या, ये लिम्बिक सिस्टम क्या है, इमोशंस को, बिहेवियर को, मेमोरी एंड मूड एंड मोटिवेशन, इनको क्या करता है, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। आगे चलते हैं एबनॉर्मल न्यूरो ट्रांसमिशन। अभी हमने देखा था ईटियोलॉजी में देखा था हमने, बायोलॉजिकल में मैंने बताया कि न्यूरो ट्रांसमिशन का इम्बेलेंस हो जाए। अगर डोपामाइन क्या है, सॉरी हाँ, अभी मैंने आपको सेरोटोनिन का बता दिया था, लेकिन वो सेरोटोनिन नहीं, डोपामाइन होता है। अगर डोपामाइन इंक्रीज है तो वो सिजोफ्रेनिया में होगा, ओके। सेरोटोनिन अगर डिक्रीज है तो, सेरोटोनिन अगर नॉर्मल से कम हो गया तो डिप्रेशन का शिकार होगा। नोरेपिनेफ्रिन है, ये कम हो जाता है तो मूड डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है, इनके जो न्यूरो ट्रांसमिशन है अगर क्या है, नॉर्मल,
तो पेशेंट क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और अगर ये इम्बैलेंस है न्यूरो ट्रांसमिशन तो उनको फिर डिजीजेज हो सकती है, उनको डिजीजेस हो सकती है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सिलेबस देखते चलो, सिलेबस देखते चलो। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, बिल्कुल चलते हैं प्रिंसिपल के पास। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल यो के फैन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है एक्सेप्टेंस। कोई भी डिजीज हुई है उसको, तो वो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हो गई है। एक्सेप्ट द पेशेंट एज यूनिक इंडिविजुअल विदाउट जजमेंट, बिना उसको जजमेंट किए एक नर्स क्या करती है, उसको जजमेंट किए बिना उसको एक्सेप्ट करती है कि ये डिजीज इसको हुई है। थेरापेटिक रिलेशनशिप, दूसरा प्रिंसिपल होता है थेरापेटिक रिलेशनशिप। एस्टेब्लिश ट्रस्ट, एम्पैथी एंड प्रोफेशनल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स के बीच में और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाए रखना। सेफ्टी, देखो पहली बात वो क्या है, मेंटल इल है, मेंटल इल है उसको कोई पता नहीं है, तो सबसे पहले तो सेफ्टी की बात आती है कि एंश्योर सेफ्टी टू ऑफ पेशेंट स्टाफ एंड अदर्स, प्रिवेंट सेल्फ हार्म एंड वायलेंस। भी पेशेंट है, मेंटल इल है, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है कि पेशेंट्स को बचाना, खुद को बचाना, स्टाफ को बचाना, ठीक है, हार्म से बचाना, वायलेंस से बचाना, सेफ्टी हो गया। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, कि यूज क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग, कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या है, अच्छे तरीके से ईमानदारी से हमें कम्युनिकेशन करना है। एक्टिव लिसनिंग, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हमें एक्टिवली उनको सुनना है, ये नहीं कि हमारा ध्यान फोन में चल रहा है और वो बोले जा रहा है फिर वापस पूछे उनसे, ऐसा नहीं। इंडिविजुअलाइज्ड केयर, इंडिविजुअलाइज्ड केयर मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग में उसको केयर देनी है। प्रोवाइड ए केयर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड एंड एबिलिटी, उसकी क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग हमें उसको केयर देनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है उसको प्राइवेट रखना है, उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है एट ऑल टाइम। यानी कि किसी और को बता दिया अरे ये तो पागल है यार, इसमें तो दिमाग नहीं है, ये तो हाथ पैर मारता है, ऐसा नहीं करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको छिपाए रखना है हमें। होलिस्टिक केयर, एड्रेस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड, मतलब कि ओवरऑल हमें सारी केयर देनी है जो भी नीड हो। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, एंश्योर कंटिन्यूस केयर फॉर हॉस्पिटल टू कम्युनिटी, ठीक है, उसको पूरी केयर हमें प्रोवाइड करनी है। ये होता है सर आपके पास क्या, प्रिंसिपल भी हो गए। अगला क्या है, तो सर अगला है हमारे पास एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इमेजिन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक नर्स के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या एथिक्स होते हैं उनके बारे में बताइए सर। तो बिल्कुल हम इसका रोल ऑफ नर्स भी बोल सकते हैं इसको, रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, कोई भी पेशेंट है उसकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ट्रीट एवरी पेशेंट विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ये नहीं उसका मजाक बनाए, उसका सम्मान करके हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पढ़ लिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह उनको प्रोटेक्ट करना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कोई भी प्रोसीजर या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें कंसेंट लेना है, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी, ये भी देख लिया हमने कि पेशेंट सेल्फ हार्म, सुसाइड, वायलेंस वगैरह उनको, पेशेंट को भी सेफ रखना है हमें, ठीक है, जो पेशेंट है जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको सेफ रखो। थेरेपेटिक केयर हो गया, प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, ठीक है। एडवोकेसी मतलब कि पेशेंट के राइट्स एंड क्या रॉन्ग्स है, पेशेंट के राइट्स को हमें क्या है, एडवोकेट करना है, बताना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स एंड एक्ट एज द पेशेंट एडवोकेट। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम करो उनका रिकॉर्ड बनाओ। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, ट्रीटमेंट क्या करना है वो सब बताओ आप, ओके। तो ये भी हो चुका है सर, आगे है बिल्कुल सेकेंड लास्ट टॉपिक बच रहा है। चलो सर यहाँ पे आ चुके हम, देखते चलो, कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ा है, ये हो चुका, यहाँ पे आ गए प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आ गए ना, प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स फॉर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स, आईएनसी, बिल्कुल ये वाला पोर्शन। अकॉर्डिंग टू आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड, कि जो भी साइकेट्रिक नर्स है उसकी पूरी प्रैक्टिसेस में वो क्या करती है, कब क्या करना है, क्या सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, पूरी स्टेप्स है उसमें कौन कौन से शामिल है। तो उसमें फर्स्ट आता है असेसमेंट, क्या आता है,
असेसमेंट, कोई भी पेशेंट है सबसे पहले हमें उसका क्या करना है, असेसमेंट करना है। असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का मेंटल हेल्थ स्टेटस असेस करना है। उसके बाद में उसका डायग्नोसिस करना है। बिल्कुल वही नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा था वही इसमें है। नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, फिर प्लानिंग ऑफ केयर करेंगे, फिर जो भी प्लानिंग करी है हमने उसकी केयर की वो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर इवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स, जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे अगर कुछ हो तो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, छोटे छोटे टॉपिक है। अब आगे क्या है, कंसेप्चुअल मॉडल एंड द रोल ऑफ नर्स। इसमें आपके 4 मॉडल दिए गए हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में फिर प्रिवेंटिव साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन दे रखा है। अभी देख लो सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट करा के फिर लेके आएंगे यहाँ पे आपको। चलो, कंसेप्चुअल मॉडल एंड रोल ऑफ नर्स, इसके बारे में हम देखते हैं। ए कंसेप्चुअल मॉडल इज ए वे टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है ये, बिल्कुल। इट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस, ये क्या करता है, मेंटल इलनेस को और जो भी ह्यूमन का बिहेवियर उसको एक्सप्लेन करता है, समझाता है ये। इट हेल्प्स नर्स अंडरस्टैंड, प्लान एंड गिव केयर। ओवरऑल क्या है, अगर कोई पेशेंट इल है, क्या है, कोई पेशेंट इल है, कौन सा मेंटल इल है, तो उसके बारे में ये पूरी नॉलेज देता है, पहली चीज़। उसके बिहेवियर को और उसकी इलनेस को एक्सप्लेन करता है, और नर्स की हेल्प करता है किसमें, उसको क्या हम केयर दें, कौन सी केयर देनी है, उसको प्लान करने में, उसको समझने में नर्स की हेल्प करता है। अब इसमें 4 मॉडल दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो देखो आप। फर्स्ट मॉडल आता है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। कौन सा, एग्जिस्टेंशियल मॉडल। फोकस ऑन मीनिंग ऑफ लाइफ, फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। किस किस पर फोकस करता है, एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या होता है, ये फोकस करता है मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का क्या मीनिंग है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे बाद में। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में फोकस करता है, ठीक है। अब इसमें नर्स हेल्प्स, ये क्या करता है, नर्स हेल्प्स पेशेंट फाइंड पर्पज एंड कोप विद एंजाइटी एंड रिलेटेड टू लाइफ चॉइस। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट है उसको नर्स क्या बताएगी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई पेशेंट है उस पेशेंट को नर्स बताएगी कि भैया ऐसा है, आप एक पेशेंट हो, आपका पर्पज क्या है, आपके ज़िंदगी का पर्पज क्या है सर, आप कैसे कैसे आपकी एंजाइटी का सामना कर सकते हो, आपकी जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका आप कैसे सामना कर सकते हो, कैसे कोप कर सकते हो उसको, वो सब इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताएगा। दूसरा है साइको एनालिटिकल मॉडल। कौन सा है, साइको एनालिटिकल मॉडल। अब इसमें क्या है, इम्फेसाइज अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। क्या किसके बारे में बताया इसने, अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। अब इसमें नर्स क्या करेगी, नर्स पेशेंट की हेल्प करेगी किसमें, गेन इंसाइट इनटू अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इसके बारे में इसको बताएगी। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल में बताएगा कि अगर बिहेवियर इज लर्न एंड कैन मॉडिफाई, जो भी बिहेवियर होता है वो हम सीख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी से बिहेवियर है वो सीख भी सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो नर्स क्या करेगी इसमें पेशेंट के साथ, नर्स पेशेंट को पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में समझाएगी, उसको नेगेटिव कोई भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह है उनको पॉजिटिव में वो कन्वर्ट करेगी उसके बिहेवियर को, ठीक है। इंटरपर्सनल मॉडल, इसमें बताया कि थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया इसमें, नर्स पेशेंट के बीच में। नर्स पेशेंट इंटरेक्शन इज द की टू ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। देखो अगर नर्स और पेशेंट के बीच में अगर क्या है, अच्छा रिलेशनशिप है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं, अच्छा रिलेशनशिप मतलब कि ठीक है, दोनों बात, अगर कोई नर्स है और कोई पेशेंट है, दोनों की बनती नहीं है, नर्स है पेशेंट का इलाज करने के लिए जाती है, पेशेंट उसको हटा देता है कि नहीं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगा मैं, दूसरे से कराऊंगा, ठीक है। अब जब भी वो अपनी शिफ्ट में काम करने आती है कोई भी नर्स, तो वो पेशेंट क्या करता है कि नहीं मैं तो आपसे इलाज नहीं कराऊंगा, मैं तो कोई अगली शिफ्ट में आएगा उससे इलाज कराऊंगा। अब क्या करें, अगर दोनों के बीच में अब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, और अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा हो, तो वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा, उनका ट्रीटमेंट है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है प्रिवेंटिव साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन। पहले हम प्रिवेंटिव साइकेट्रिक देखते हैं, तो वो इसमें जैसे आपके पहले किसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखा था, 4 क्या थे, प्रिवेंशन थे, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसमें प्रीमोर्डियल नहीं है, इसमें क्या है प्राइमरी से स्टार्ट है।
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, देखो, ठीक है ना। फिर आप बोलो सर सिलेबस में ये दे रखा है, आपने ये करा दिया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, हमने देखा था कम्युनिटी में आप प्री मॉड्यूल को हटा दो, उसके बाद में जो भी पूरा है वो इसमें ऐड कर दो आप इसके अकॉर्डिंग। तो प्राइमरी में हमने देखा कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ प्रमोशन करना, वो किस में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो अभी तक बीमारी हुई नहीं है, अभी तक बीमारियां हुई नहीं है, केवल क्या है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताना, एजुकेशन देना उसको, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है, बीमारी हो चुकी है, अब उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना। टर्सरी प्रिवेंशन में आता है रिहेबिलिटेशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। ठीक है, अब रिहेबिलिटेशन क्या होता है, बिल्कुल हमने देखा था फिजियोथेरेपी वगैरह क्या होती है, फिजियोथेरेपी हो गई, जो आंखों पे चश्मा लगा रहता है वो हो गया, कॉम्प्लिकेशंस है उसके साथ जीना, ठीक है, दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा, वो होता है ये। हेल्प्स पेशेंट रिगेन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल फंक्शनिंग, इंक्लूड वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, हमें काउंसलिंग करनी है, उसको उसको थेरेपी देनी है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन में जैसे हमने नॉर्मल देखा कि फिजियोथेरेपी देते हैं अपन, काउंसलिंग करते हैं कि यार ये करो तुम, देखो ये बीमारी सही नहीं होगी लेकिन हम इसके साथ जीना तो सिखा सकते हैं। तो वही बात आती है रिहेबिलिटेशन में कि कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा कम करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, काउंसलिंग करना एंड कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, तो देखो ये हमने देख ही लिया, ये सब हो चुके हैं, और ये 2 बच रहे थे, ये भी हमने करवा दिए। ओके, तो इसी के साथ आपका विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे से पहले ही हो चुका है पूरा। हमारी 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती, फिर भी हम पूरा सिलेबस करवा देते हैं 1 शॉट में, ठीक है। आप क्या कहोगे, पूरी पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड पीडियाट्रिक सेकेंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, वो हमने 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे या फिर 1 घंटे और शायद 10 मिनट, इतना टाइम था, इतने टाइम में पूरी आपकी पीडियाट्रिक फर्स्ट एंड पीडियाट्रिक सेकेंड कंप्लीट करवा दिए। अब बताओ आप क्या चाहिए आपको, पूरा रिवीजन कुछ नहीं छोड़ा उसमें, जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करिए एक घंटे के अंदर अंदर। तो क्या वो करते हो आप, ठीक है, क्या बात करते हो। तो इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है, इसका आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ ही दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। कमेंट करके जरूर जाना है कैसा लगा, क्या नहीं, क्या समझ में नहीं आया, सब बताएं, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। राधे राधे।